सर सबसे पहले जरा ये फरमाइएगा, ये जो तमाम सूरत हाल आप बनती हुई देख रहे हैं, तमाम मामलात को आप देख रहे हैं, इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है दोनों तरफ से। ईरान की जानिब से कहा जाता है कि वो हमले नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आज हम देखते हैं किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। कल उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ईरानी सदर कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सूरत हाल इतनी गैर वाज़ेह क्यों है सर? ईरान के अंदर भी इस हवाले से बड़ा इबहम पाया जा रहा है, ऐसा क्यों है जाहिद साहब? जी थैंक यू वेरी मच किरण नाज साहिबा। और यही होता है जी फॉग ऑफ वॉर, जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि किस तरफ चीजें जा रही हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इनिशिएट करना किसी भी फ्रिक्शन को, वॉर को, दैट इज नॉट दैट चैलेंजिंग। उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेज करना एज पर प्लान, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वॉर का पहला विक्टिम भी उसका प्लान होता है जी। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान की जो आपने जिक्र कर रहे हैं स्टेटमेंट का, वो अपनी ऑप्शंस को अभी फोरक्लोज नहीं करना चाहते। कि मैं एक तो वो वीकर लुक नहीं देना चाहते अपनी अपनी कि मैं वीक पोजीशन पे हूं, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा पे किया गया, नंबर वन। नंबर टू, जब तक अगर उन बेसिस से, अगर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर से वो बेसिस से अटैक ईरान के ऊपर रहेगा, तो ईरान कभी भी इस पोजीशन को नहीं इख्तियार कर सकता कि ये अटैक वहां से होता रहे और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। क्योंकि ये ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं अपनी स्ट्रेटेजी में कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। इवन बिफोर वॉर दे हैड डिक्लेयर्ड कि हमने तो इन जगहों को अटैक करना है अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो मिडिल ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लें और इस वॉर को रुकवाएं, इसको शुरू ही ना होने दें, या कम से कम अपने सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें अमेरिकन उनके लिए। और वो कहते हैं कि अगर अमेरिकन बेसिस आपने दी हुई है, तो अगर आपने अपने डिफेंस के लिए दी हुई है तब वो इस्तेमाल करें जब आपके ऊपर कोई हमला करे। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बेसिस इस्तेमाल हो और वो हमला भी हम पे करे और हम उसको रिस्पॉन्ड ना कर सके। बट इट वाज जो ईरानियन रिस्पांस था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, वो इतना अच्छा, ये जो आप जाहिद साहब बात कर रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ईरान पहले ही बता चुका था कि अगर हम पे हमला करने की कोशिश की गई तो फिर हम इन्हीं अड्डों पर अटैक करेंगे जो खलीजी ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, क्या ये जमीन वैसे इस्तेमाल हो रही है ईरान पर हमला करने के लिए? देखिए, अभी तो वॉर से जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, अपना डायरेक्ट आपको पता है इस वक्त बड़ा एम्बिग्युइटी रहती है जी चीजों के अंदर। तो ईरान भी क्लेम कर रहा है कि इन बेसिस के ऊपर से ही मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और जो सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में, कतर में रिस्पॉन्स जा रहा है, ईरान चाहे उसको डिनाई भी करता रहे, वहां से यही बयानात आ रहे हैं कि जी जो एविडेंस ऑन ग्राउंड है वो ये सजेस्ट नहीं करता कि ये ईरान से अटैक नहीं आ रहा है, ये ईरान के अंदर से अटैक आ रहे हैं। तो अभी हम तो उसी के ऊपर ही कमेंट्री कर रहे हैं। आई एम श्योर, देखिए जब उन्होंने बेसिस रखे अमेरिकन ने वहां पे अपने एलिमेंट्स रखे हुए, तो कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ स्पोर्ट जरूर हासिल रहती है जी। ये नहीं होता कि उसको आप उनको बिल्कुल वैसे आपने रखे हो। तो दैट्स व्हाई इरानियंस हैव आल्सो, दिस इज नॉट गुड। मैं तो इसके हक में नहीं हूं कि ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को करता है, लेकिन फिर डिप्लोमेसी एग्जैक्टली जाहिद साहब। और फिर उसके बाद कमर साहब आपकी तरफ के सवाल लेकर आ रही हूँ जो जी बिल्कुल ठीक, ये जो आप बात कर रहे हैं जाहिद साहब, कमर साहब ये फरमाइए, सऊदी अरब ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जवाबी रद्द अमल का। कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि तरने वाला ना समझा जाए यूएई को। तो क्या खुदा न खास्ता पड़ोसी ममालिक भी हैं, वो भी फिर क्या इस जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन सकते हैं क्या? बन गए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुश्किल लगता है कि वो कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और आज मैं देख रहा था लिंडसे ग्राहम जो हैं, जो कि बड़े हार्डलाइनर हैं और बार बार उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं सबको कि जंग का हिस्सा बनो, अरब दुनिया को कहते हैं। लेकिन जीसीसी ममालिक को पता है कि इसकी क्या कॉस्ट है। अभी तो देखें, उनके पास अच्छे डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, वो बहुत सारी जो मिसाइल्स आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद भी इसका हिस्सा बने तो फिर जारी बात है, फिर कैलकुलेशन बदल जाएगी। फिर वो डायरेक्ट जो हमले हैं उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकते हैं। जैसे कल ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट पे जब हमला किया गया, तो आज पता चला कि बहरीन के एक ऐसे वाटर प्लांट पे हमला कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि जो राइट विंग कंजर्वेटिव वॉरमॉन्गरर जैसे लिंडसे ग्राहम है, वो तो चाहेंगे कि अरब ममालिक जो है वो ईरान के साथ लड़ें। लेकिन आपको पता याद होना चाहिए कि सऊदी अरब ने एक रिप्रोचमेंट किया था ईरान के साथ, जिसमें चाइना जो है उसने रोल प्ले किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो कभी दोबारा जो है वो जंग करेंगे। सऊदी अरब इन चीज़ों को समझता है कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इस जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है, और बाकी तमाम ममालिक। आप देखें ना, 1400 से ज़्यादा
तो स्ट्राइक्स जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो यूएई के अंदर आए हैं, तो वो खामोश बैठे हुए हैं, वो समझ रहे हैं। और आज कतरी लीडरशिप की, अमेरिकन लीडरशिप से बात हो रही है। मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट पॉइंट उठाना चाहता हूं। जब लास्ट टाइम ट्रंप साहब आए थे मिडल ईस्ट में, ये तमाम जो खासतौर पे कतर, यूएई, सऊदी अरब गए थे, तो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की, तकरीबन $1.5 से $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट लेके गए थे जी, बातें की थी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो अमेरिका के अंदर, तो तब भी अरब ममालिक जो है वो अमेरिका को कन्विंस नहीं कर सकते कि इस जंग को बंद किया जाए। तो फिर क्या, किस चीज की लिवरेज होगी? अक्सर हमें कहा जाता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में कहा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर वो ममालिक जो $2 ट्रिलियन लगाने को तैयार हैं और लगा रहे हैं और कंफर्म कर चुके हैं और प्रॉमिस कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा भी लिया है, अगर उनकी इतनी से नहीं है तो ये तो एक बहुत बड़ा फियास्को है, क्राइसिस है। तो लगता ये है कि जंग क्यों लंबी हो रही है, तो अब और उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, वहां से लोकल सपोर्ट नहीं मिली, तो अब उनके पास एक ही गोल है जी, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इसी में एक और सवाल, कमर साहब पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं जल साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ इसी सवाल को, कि एक तरफ पूरी उनकी क़यादत को आपने ख़त्म कर दिया, उनके सरबराह को उनको ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर मज़ीद हरदर्मी ये कि जब ऐलान किया जाता है या बताया जाता है कि नया खामनेई कौन होगा, तो या उनके जानशीन कौन होंगे, तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ऐलानात तो हो रहे हैं ईरानी मीडिया पर कि इंतखाब कर लिया गया है, जो कुछ सकम थे या कोई अगर किसी को कोई एतराज भी था वो भी दूर कर लिए गए हैं, लेकिन नाम सामने नहीं लाया जा रहा। तो नाम सामने ना लाने की वजह ये एहतियात ही है कि दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम दोबारा अटैक कर सकते हैं और अटैक करेंगे, निशाना बनाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आपको पता है कि ये बातें तो की जा रही है ना कि इंटेलिजेंस फेलियर है, आयतुल्ला खामनाई की जो शहादत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि IRGC जो है वो ये कोई स्टेप ले रही है। वो समझते हैं कि वेट करना चाहिए। एक तो देखें, अभी तदफीन भी नहीं हुई आयतुल्ला खामनाई की, जो उनके अगर बेटे का नाम आ गया है या वो भी अब वो उसको नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि एक शायद और कैंपेन शुरू हो जाए। तीसरा ये भी होता है कि समटाइम्स जब ईरान के आप मुसलमान कल्चर में अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो कोई अपराइजिंग उस तरह करेगा भी नहीं, और वो लोग कहेंगे कि यार अभी तो आपने वो उनको दफनाया भी नहीं गया, और किस तरह की चीजें जो अगर कोई बंदे ऐसे उठते भी हैं। और ये भी समझा जा रहा है कि IRGC के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, CIA की, उनकी मोसाद की, तो शायद और आर्मी के अंदर भी, तो शायद ये समझा जा रहा है कि अगर हमें इस डायरेक्शन पे नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सरप्राइज जो होता है ना, समटाइम्स सरप्राइज जो है वो उनके बेनिफिट में है, मेरा ख्याल है ईरान के। जी सही, ठीक। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, अमेरिका और इसराइल ये ईरान के ऑयल डिपोज पर इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, फिर ईरान भी इराकी समंदर की हुदूद में ऑयल टैंकर्स को टारगेट कर रहा है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें हमारे पास ऑलरेडी आग लग चुकी है, वो बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माहौल है उसको भी तो शदीद खतरात लायक हैं। ईरान में तो तेजाब की बारिश का खतरा जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये वॉर्स को इतनी मोरालिटी पे या जो वॉर के मरवजा असूल है उनके मुताबिक तो लड़ी नहीं जा रही जी। वॉर ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल्स आर डोमिनेटिंग एंड देयर इज नो मोरालिटी, देयर इज नो, अभी तो ये वॉर है अबाउट इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड बेयरिंग पेन। तो जो थ्रेशोल्ड है पेन का ईरान का, वो बहुत फॉर ग्रेटर है देन एनी अदर कंट्री इन द रीजन एंड इजराइल इंक्लूडिंग। तो इजराइल के अंदर भी ऑलरेडी लेबनान में उन्होंने जो चीजें शुरू की हैं, वहां से जो ग्राउंड फोर्सेस और हिजबुल्लाह और उनके आर्म्ड फोर्सेस की जो हो रहे हैं, तो उसका भी पेन आ रहा है। और उधर से जो प्रोजेक्टाइल्स और जो रॉकेट्स आ रहे हैं, उसका ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है जी, वो क्योंकि उनका वार्निंग टाइम नहीं मिल रहा, तो पेन तो वहां पे बर्दाश्त करने का है ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो अगर हम ये बात करें कि जी बड़े गलत हो रहा है, जहां पानी को वेपनाइज कर दिया गया है, जहां स्कूल की बच्चियों से सर ये जो पेन बर्दाश्त करने की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो अखराजात का डाटा हमारे सामने आ रहा है, वो अनदर पेनफुल सिचुएशन है कि पासदारान इनकलाब ये दावा कर रहे हैं कि वो इस जंग को इसी पेस पर 6 माह तक जारी रख सकते हैं, जिसमें अमेरिका और इसराइल का करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। जो अभी तक के नंबर्स सामने आए हैं, ईरान $4 मिलियन के ड्रोन के मुकाबले में अमेरिका का $40 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, कॉस्ट तो है ना जी, कॉस्ट तो उसकी है। और
वो जी। ईरान चाहेगा कि इसको प्रोलॉन्ग करके और कॉस्ट जी। क्रिएट की जाए। अभी उनके जो रिस्पांस है, जो इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके स्टॉक पाइल्स में कमी आ रही है। इवन दे ट्राइड टू कांटेक्ट, मेरे ख्याल में उन्होंने किया है साउथ कोरिया के साथ भी, कि वहां से वो ट्रांसफर किए जाए, क्योंकि अगर एक मिसाइल फायर होता है तो 6 से 7 तकरीबन इंटरसेप्टर्स चाहिए उनको उसको इंटरसेप्ट करने के लिए। उसकी प्रोडक्शन के भी सवालात उठने शुरू हो गए। लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब 12 डेज का ये जो इसका फेज 1 था इस वॉर का, मैं उसको फेज 1 ही हमेशा कहता हूँ कि ये उसी की एक्सटेंशन है, तो उसमें भी इश्यूज आए थे जी इजरायली डिफेंस के। और इसी वजह से कई कमेंटेटर्स तो ये एनालिस्ट ये भी समझते हैं कि ये पॉज इसीलिए दिया गया था, ऑपरेशनल पॉज था ये इस वॉर का,